क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। तो यहाँ पर देखिए, एक बच्चा है, जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, ये दूसरे बच्चे को समझता है, ठीक है, तो समझता है कि इसको क्या चाहिए, ठीक है, तो इस बुद्धि को क्या कहा जाता है। अब देखिए, बताया किसने था, गार्डनर ने बताया था इसके बारे में, हावर्ड गार्डनर ने, ये अभी जिंदा ही है। और इनका जो बुद्धि का सिद्धांत था उसको हम बोलते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। और ये एक अजम्पशन है, बस इन्होंने बस सोचा और उस चीज के बारे में बात करने लगते हैं, ठीक है, जैसे आपने कुछ सोचा और उसके बारे में बात कर रहे हो। अब देखिए, इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि बताई, उसके बाद मैं आता हूं आंसर पर, ठीक है। इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि बताई, 4 तो आपके सामने दिख रहा है। एक स्थानीय है जो स्थान के बारे में जानकारी बताता है, एक अंतरा व्यक्ति मतलब कि जो दूसरों की नियत के बारे में समझ ले। अंतरा मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अब अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, एक देश से दूसरे देश को मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय बनता है, पूरी दुनिया को मिलाकर। जैसे आप यहाँ से कहीं और चले गए तो उसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय, मतलब कि कहीं किसी दूसरे के अंदर झांकने को अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब कि दूसरा, अंत मतलब कि खुद का, ठीक है, इंट्रा मतलब कि होता है खुद का, ठीक है। प्रकृति मतलब प्रकृति का ज्ञान हो, जैसे कि किसान हो, जैसे कि आप देखोगे कि जंगल के जो पुलिस होती है उसको भी सारी चीजें पता होती है कि कौन सी आवाज किस तरीके की आ रही है, कौन सी खतरे की आवाज है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक प्रकृति का स्थान हो गया, प्रकृति का स्थान 2 हो गए, अंतरा और अंतः ये 2 हो गए, नाचना गाना 2 हो गया, और शब्द से तर्क किया जाता है 2, 8। तो इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि के बारे में बात करी है। एक 9वां जो है बुद्धि ऐड करा गया था, लेकिन वो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, और ना ही आपको ये जानने की जरूरत है कि 8 है कि 9 है, पूछा इसमें से जाता है। तो 2 तो 4 तो आपको यहाँ पर दिख गया, प्रकृति का स्थान दिख गया, ठीक है, अंतरा और अंतः दिख गया। 2 होता है, एक गतिज होता है नाचना, और एक गाना संगीतमय, संगीतमय 6 हो गया। और 2 और हैं, 2 और हैं, वो कौन सा है, शाब्दिक, ठीक है, और तार्किक, जिसके अंकीय भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या बनते हैं, इंजीनियर वगैरह बनते हैं, एस्थेटिकल जैसे कि ऑफिसर वगैरह हो गए, या फिर एस्थेटिकल जैसे कि अकाउंटेंट सीए बन गए, ये होते हैं तार्किक वाले, ठीक है। और शाब्दिक मतलब शब्द, जैसे कवि हो गए, पत्रकार हो गए, ये तो कितने आसान है ना। 2 हो गया प्रकृति का स्थान, दूसरा हो गया कि अंतर अंतरा, तीसरा हो गया गतिज और संगीत में नाचना गाना, और चौथा हो गया शब्दों से तर्क किया जाता है 8, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि, बात खत्म। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, ठीक है। राइट आंसर आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका। ये सारी चीजें हैं, और इनका जो थ्योरी है ये सिर्फ अजम्पशन बेस्ड है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस चीज के बारे में बात करती है भाई, मातृभाषा के बारे में बात करती है। ये देखो, ये मिला मातृभाषा, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। शिक्षित होना चाहिए, बिल्कुल। शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक, ये गलत हो गया दोस्त, बाधक नहीं है ये, उस चीज में ना कहीं सपोर्ट करता है आपको। मातृभाषा में अगर आप शिक्षित होगे तो शैक्षिक योग्यता तो बढ़ेगी, प्रौद्योगिकी की उन्नति भी होगी, आपको जॉब वगैरह में या फिर जीवन में आगे बढ़ने में, ऊंचाइयों को छूने में बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, ठीक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा का प्रथम भाषा, ये तो सरासर गलत है। किसी भी भाषा को प्रथम भाषा नहीं बनाया गया है। मातृभाषा जो होगी, जिसमें आप सीखना चाहते हो वो आप सीख सकते हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको सहूलियत दी जाएगी, लेकिन कोई भी अंग्रेजी, हिंदी या कोई भी भाषा को प्राथमिक भाषा के रूप में यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी जाने वाली है। तीसरा ऑप्शन है कि बाल विद्यालय के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। बिल्कुल, बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ क्या है, बहुभाषी यहाँ पर बात की गई है। बहुभाषी में क्या हो सकता है, आप हिंदी भी जानते हो, अपनी लैंग्वेज भी जानते हो, जैसे कि आपकी, मेरी तो मान लो भोजपुरी हुई, ठीक है, मैं इस चीज को जानता हूँ, हिंदी हो गई, आपकी भी कुछ होगी मदर टंग, उसके बाद आप इंग्लिश भी जानते हो, ठीक है। तो इन सभी भाषाओं को सीखने के क्या लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। जब अपने गांव में जाओगे तो भोजपुरी में बात करो, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा में बात करते हैं, तो उनसे उस ज्ञान को लो। हिंदी में कुछ नॉवेल हैं, कुछ किताबें हैं, उसको पढ़िए, हिंदी में मूवीज देखिए, उससे आपका दिमाग डेवलप होगा। इंग्लिश में बहुत सारे नॉवेल हैं, बहुत सारी किताबें हैं, और इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी जानना, इसको भी जानना, इसको भी जानना, बहुत ज्यादा लाभ होता है। इससे क्या होगा कि तीनों तरीके की भाषाओं से 3 तरीके के ज्ञान और अपना दिमाग को डेवलप कर सकते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे। अगर आपको सिर्फ अंग्रेजी आती है और हिंदी नहीं आती, गांव में जाके बोलोगे कि 72 हुआ, 52 हुआ, तो सारे हंसेंगे और पीठ पीछे आपका मजाक भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप शहरों में आकर के 72 42 बोलोगे तो फिर शहरों में भी मजाक बनाएंगे। तो इसीलिए आपको 72 भी पता होना चाहिए और 72 भी पता होना चाहिए, ठीक है। और मातृभाषा तो आप सबकी अपनी अपनी होती है,
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, और इससे आप अलग अलग तरीके के लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी तौर पर आपका दिमाग जो है ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि ज्यादा तरीके के लोगों से मिलोगे तो ज्यादा तरीके का दिमाग डेवलप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, ये गलत हो गया। राइट आंसर है आंसर नंबर सी। आई होप चीजें समझ में आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं, वैसे बोलता नहीं हूँ बट इच्छा है आपकी, करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आपका कर्म है पढ़ने का, आप चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर भूमिका क्या है? अधिग्रहित है, अधिग्रहित की जाती है समाज में, बिल्कुल समाज में अधिग्रहित की जाती है। जन्मजात होती है, जैविक अनुवांशिक, ये देखो तीनों अलग नहीं लग रहा है। जन्मजात मतलब जन्म से रिलेटेड है, अनुवांशिकी भी जन्म से रिलेटेड, जैविक मतलब कि जन्म से रिलेटेड है ही। तो सिंपल सी बात है, जेंडर भूमिका अधिग्रहित होगा, समाज से इसको ग्रहण किया जाता है। समाज से कैसे ग्रहण किया जाता है आप इसको देख लीजिए। समाज में कैसे ग्रहण किया जाता है, समाज को सांस्कृतिक मानदंडों और परंपराओं के अनुसार एक पुरुष हो या महिला, लड़की या लड़की के लिए उपयुक्त कार्य प्रदान कर दी जाती है। तो अधिग्रहण व्यवहार किया होता है इसी चीज के बारे में, जैसे कि लड़कियों को ना घर के काम करने हैं, घरेलू काम करने हैं। ठीक है, और आदमी को क्या करना है, पुरुषों का क्या करना है, बाहर जाकर के काम करना है। ठीक है, बाहर जाकर के काम करना है। ठीक है, अब इसी चीज के काम को बांट दिया गया और इस चीज में अब सुधार नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे होते हैं पुरुष जो कि अपनी मनमानी चलाने का कार्य करते हैं कि हम तुझे पाल रहे हैं, हम तुझे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो तू मेरी बात सुन, ऐसे करके रहना है, वैसे करके रहना है। जिसकी वजह से एजुकेशन बहुत मस्ट हो गया और वो महिलाएं भी बाहर निकल के अपने कंधे से कंधे मिला करके चीजों को करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, जो उनके कैपेसिटी के हिसाब से है वो सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि खाना बनाना माँ के साथ घर में रहकर कढ़ाई सिलाई करने का कार्य प्रेरित करती है तथा लड़कों को वर्चस्व प्रदान देती है। तो ये जो देखो सिंपल सी बात है कि जो समाज है ना वो लड़कों को पुरुष प्रधान समाज है, वर्चस्व जो है लड़कों का है। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि जो महिलाएं हैं वो भी अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंगिक जो भेदभाव होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना, कि लड़का समाज में जो है ये कर सकता है, लड़कियां नहीं कर सकती। ये सारी चीजें कौन देता है? समाज। और ये एक व्यवहार है जो आपके दादा परदादा परदादा से आपको ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। अब बाल विकास की प्रक्रिया क्या है? अब बाल के विकास मतलब बालक का विकास जो होगा वो कैसे होगा? बालक कौन? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनका विकास कैसे होता है? सभी बच्चों के लिए एक समान? ओ माय गॉड, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी बच्चों के लिए एक समान हो ही नहीं सकता। हर बच्चा अलग अलग तरीके से होता है, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से। कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई लेट से बोलता है, किसी की हाइट बचपन में ज्यादा होती है बाद में नहीं बढ़ती है, किसी की बचपन में कम होती है फिर बढ़ जाती है, कोई ज्यादा सिगरेट सीख लेता है बाद में सिगरेट पीने लगता है, कोई नहीं सीखता है बाद में सुधर जाता है। अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल गलत हो गया। बहुआयामी है, बहुआयामी है और विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। देखो विकास जो है ना बहुआयामी एक है। जैसे कि आप देखोगे तो विकास में ना आप देखो तो पहले किसी भी तरीके से आप देख लो विकास को, विकास में आप देखो शारीरिक रचना भी होती है, साथ में मानसिक रचना भी होती है, फिर संज्ञानात्मक आपका यहाँ पर देखोगे कि शारीरिक हो गया। ठीक है, शारीरिक होता है, शारीरिक मानसिक होता है। ठीक है ना, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, और कई तरीके की यहाँ पर रचनाएं होती हैं जो शरीर के साथ साथ चलती हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है बहुआयामी। अगर आपका सिर्फ शरीर बढ़ गया, मन नहीं बढ़ा, दिमाग नहीं बढ़ा तो बेकार है। मन बढ़ गया, शरीर नहीं बढ़ा तो भी बेकार है। ठीक है, इंसान हो तो कम से कम एक प्रोफेशनली एवरेज हाइट तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिए। पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये गलत हो गया। यद्यपि विकास के लिए एक दिशात्मक होता है, नहीं ऐसा नहीं है, विकास एक दिशात्मक नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। वातावरण के द्वारा भी इस चीज का विकास से बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए आंसर नंबर जो हो जाएगा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। शरीर जो है वो जब बच्चों का विकास होता है ना, वो शारीरिक मानसिक और वातावरण तीनों से मिलकर के बनता है। ठीक है, अगर शरीर है, मानसिक है, वातावरण नहीं है तो भी बच्चा बेकार है। ठीक है, यहाँ पर वातावरण लिख देता हूं मैं, कई बारी चीजें दिमाग में नहीं आती हैं। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन है कि विकास का जो है स्पेस सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का, एक सेकंड यहाँ पर क्या है, गामक कौशलों का जूम करना पड़ेगा, विकास। ओके, गामक कौशलों का विकास जो है
शरीर के मध्य से आरंभ होकर के शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब शरीर के मध्य से आरंभ होकर के घुमावदार क्या होता है, स्पाइरल। बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है ना वो ऐसे होता है, कभी लगेगा वाह बच्चा तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, फिर पता चलेगा यार बच्चे के अंदर ग्रोथ हो ही नहीं रही है, फिर बच्चा अरे बढ़िया काम कर रहा है, फिर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से विकास चलता है। ठीक है, आपका शरीर भी देखोगे, कभी पतले हो जाओगे, कभी मोटे हो जाओगे, कभी पतले हो जाओगे, कभी मोटे हो जाओगे। स्पेसिफिक विशिष्टता यहाँ पर ये चीज भी नहीं है। ठीक है भैया, विशिष्टता की कोई बात ही नहीं है। अगर मध्य से आरंभ होकर के शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है तो उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहा जाता है। और जब शीर्ष से आता है, सिर से आता है पैर की तरफ, उसको शीर्षगामी कहा जाता है। सिर से शीर्ष याद रख लेंगे, प्रॉक्सिमोडिस्टल। आप इसको बड़ा आसान है याद रखना। इससे क्या होता है कि पहले हाथों को चलाना स्टार्ट करता है। हाथ जो है शरीर के एकदम करीब है ना, आप देखोगे ये हाथ है। अब इसका गर्दन ये बना देता हूं मैं। ठीक है, ये गर्दन है, ये धड़ हो गया। ठीक है, ये है दादाजी। अब ये देखो, ये हाथ जो है ना, ये हाथ है। कैसे हाथ बने, हाथ ऐसे बना दिया। अच्छा ये चलो उंगलियां बन गई। अब ये जो हाथ है ना, ये पहले चलाना स्टार्ट करता है, तो शरीर से करीब है कि नहीं हाथ। उसके बाद उंगलियां जो है ना वो सबसे दूर हैं, तो ये लेट में चलना स्टार्ट होता है। इसीलिए बोला जाता है केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है, तो मध्य से होकर के शरीर के सिरों की ओर जाता है, उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, दूसरे सिरों की ओर जाता है, उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, या फिर सर की तरफ जाए। जैसे कि आप देखो यहाँ पर सेंटर है। ठीक है, अब सेंटर से सर की तरफ जाता है, चाहे हाथ की तरफ जाता है, चाहे पैर की तरफ जाता है, लेकिन सेंटर से जाता है, उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर यहाँ पर सर से लेकर के सिर्फ पैर तक जाए, ठीक है, सर से लेकर के सिर्फ पैर तक जाए, तो इसको बोला जाता है शीर्षगामी। ठीक है, चलिए आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक है, कहीं है आंसर, आंसर नंबर 3 जो होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, तो सक्रिय रूप से कौन से खेल में भाग लिया जाता है दोस्त, यहाँ पर देखेंगे शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था में दो चीजें हैं, उसको समझ लीजिए। शैशवावस्था का जो एज होता है 0 से लेकर के 5 वर्ष, लेकिन कई बार 0 से लेकर के 2 वर्ष को शैशव काल कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, शैशव काल। अब जब 0 से 2 वर्ष नहीं होगा शैशव काल, तो 0 से 5 वर्ष मारेंगे, इस चीज को भी याद रखेंगे। और शैशव काल का समय अगर पूछ ले कि 0 से 2, 0 से 5, अगर 0 से 2 है तो आंसर नंबर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शैशवावस्था हो गया, यहाँ पर तो बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में भाग सक्रिय रूप से नहीं लेते हैं। रीजन मैं बता देता हूँ, शैशवावस्था 0 से स्टार्ट होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब प्रारंभिक बाल्यावस्था कहाँ से होता है, 2 से लेकर के 6 वर्ष तक। अब छठवां वर्ष जो है 2 से 6 वर्ष, इसमें बच्चे जो है सक्रिय रूप से खेल में भाग लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक होता है मध्य बाल्यावस्था 6 से लेकर के 9, और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था 9 से लेकर के 12। तो ये है आपका प्रारंभिक, जिसको पूर्व बाल्यावस्था बोला जाता है, ये है मध्य बाल्यावस्था, और ये है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसको संचय काल भी कहा जाता है, इसको परिपाक काल भी कहा जाता है, परिपाक काल। ठीक है, इसमें बच्चे जो है 9 से 12 में एकदम जितनी भी बॉडी की स्ट्रक्चर है, जितना भी बॉडी बन चुका होता है, उसमें अब थोड़ा सा ना स्थिरता आने लगती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखो कि थोड़ा सा परिपक्वता आ जाती है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज नॉलेज को इकट्ठा की जाती है, संचय की जाती है, संचित की जाती है, और उन नॉलेज को यहाँ पर परिपक्व बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इतने सारा मिट्टी लेकर के आए, बहुत सारा मिट्टी लेकर के आए, अब मिट्टी ही भरते थोड़ी रहोगे, अब इस मिट्टी को बिठाना भी होता है। ठीक है, तो इस मिट्टी को टाइट कर दी जाती है, मतलब परिपक्व बना दिया जाता है, क्योंकि अब इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद आने वाला है तूफान। अब मिट्टी अगर ऐसे ही रहेगी, अगर उसको स्थिर नहीं किया जाए तो तूफान आएगा, और तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। क्यों, क्योंकि तूफान की अवस्था, किशोरावस्था 12 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 9 से 12 इसलिए परिपाक काल कहा जाता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर कल्पनाशीलता वाले खेल में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कल्पनाशीलता मतलब कल्पना करने वाले खेल। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे 9 से 12 वाले थोड़े ऐसे खेल खेलते हैं जो कि कल्पनाशील ना हो, जैसे कि क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है, अब उसके बाद किशोरावस्था, ये तो बहुत कुछ खेल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला राइट आंसर नहीं है, आंसर नंबर 2 है। ठीक है, सक्रिय रूप से भाग की बात हो रही है, आंसर नंबर 2 राइट आंसर। चलिए एक और है प्रश्न, बहुत अच्छा है। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख जो है ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि पेंसिल क जो है ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है, उन्होंने इस चीज के बारे में बताई है। क्या बताई है, जीन पियाजे ने बताया है कि 4 तरीके की अवस्था होती है।
फटाफट बता देते हैं। एक होता है सेंसरी मोटर 0 से लेकर के 2 वर्ष, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर प्री ऑपरेशनल 2 से लेकर के 7 वर्ष। फिर यहाँ पर होता है कंक्रीट कंक्रीट, ठीक है, ये होता है 7 से लेकर के 11। एक होता है फॉर्मल जिसको हम औपचारिक बोलते हैं, अमूर्त भी बोलते हैं, कंक्रीट को मूर्त बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि एक पेंसिल है, पेंसिल क है, अब इसको पेंसिल बना देता हूं मैं, ये पेंसिल क है, पेंसिल क जो है वो ख से बड़ी है, पेंसिल ख से, ये पेंसिल ख है, ठीक है, पेंसिल ख है, ये पेंसिल क है और ये पेंसिल ख है। और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है, पेंसिल ख जो है पेंसिल ग से बड़ी है। और एक ये पेंसिल हो गई, ठीक है, ये है पेंसिल ग, ठीक है। तो वह जिन पियाजे की संज्ञानात्मक ग से बड़ी है, तो जब रुचि या निष्कर्ष निकालती है कि क जो है ग से बड़ी है। अब देखो क से ख छोटी है, जैसे कि ख से क बड़ा है और ख जो है ग से बड़ा है, तो उसने निकाला, किसने, रुचि ने निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि जो क है ना ये ग से बड़ा है, ठीक है। अब तो सिंपल सी बात है, आपको भी लिख रहा है कि ये पेंसिल है और ये भी पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल दिख रहा है आपको, तो ये तो ज्यादा बड़ा दिख रहा है और ग से भी बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये भी छोटा है, इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो ग जो है क से छोटा है। तो ये किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है वो होता है ट्रांजिटिव थॉट्स। सीरिएशन मतलब क्या होता है? सीरिएशन मतलब ये होता है कि सीरियल वाइज चीजों को लगाना, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब इसी में से बताएं कि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव थॉट्स। संरक्षण ये होता है कम ज्यादा में फर्क ना कर पाना, उसको संरक्षण बोला जाता है, ठीक है, कम ज्यादा में फर्क कर पाना। अब लैक ऑफ कन्वर्जेशन कंजर्वेशन मतलब कि उसको नहीं पता है कि ये, जैसे कि ये पानी है, इसमें पानी है, ये इसके जैसा ही दूसरा घड़ा है सेम बराबर का, लेकिन इसको लंबे एक सुराही में या फिर ट्यूब में भर दिया जाए और इसको ऐसे ही रखा जाए, तो उसे लगेगा इसमें ज्यादा पानी है, मतलब कि उसके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन है, संरक्षण की कमी है। लेकिन अगर संरक्षण की कमी नहीं है तो बोलेगा कि पानी तो ऑलमोस्ट इसमें बराबर थे, इसमें भी बराबर ही है, क्यों, क्योंकि वो संरक्षण को समझ चुका है, ठीक है। और ये निगमनात्मक तर्क जो होता है किशोरावस्था का होता है, तो यहाँ पर इस चीज को लेकर के कोई भी निगमनात्मक तर्क की बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, क से ग बड़ा है, ये किसमें होता है, सकर्मक अनुमान के बारे में। ये कर्म जो है सकर्मक जो है, अनुमान एक लगाया कि जब ख छोटा है, ख जो है क से छोटा है और ग जो है ख से छोटा है, तो जाहिर सी बात है ग जो है क से भी छोटा होगा। ये एक अनुमान लगाने वाली बात थी और राइट आंसर हो गया आंसर नंबर 3। चलिए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होता जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चीजों को सीखना है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य है? मैंने आपको बताया 4 अवस्थाएं होती हैं। उन 4 अवस्था में जो रिवर्सिबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ए से लेकर के जेड तक सीख लिया आपने। कौन सी एज में? पहले तो 0 से 2 वर्ष होता है सेंसरी मोटर, फिर दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल 2 से लेकर के 7। अब इसमें क्या होता है, 2 से लेकर 7 में ए से लेकर जेड तक सीख तो लेते हो, लेकिन जेड से ए नहीं कर पाते भाई। फिर एक आता है 7 से 11 वाला, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट, जिसको हम बोलते हैं मूर्त। ये क्या करता है ना, जेड से लेकर के ए भी बता देता है कि जेड वाई डब्ल्यू एक्स जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, तब वो बता देगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ठीक है। अब हम भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते, लेकिन सोचना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट सोच के बता तो दोगे। लेकिन ये 2 से 7 वाले बच्चे सोच के भी नहीं बता पाते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है कि मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, मूर्त जो चीजें दिखती हैं ये होगा राइट आंसर। ये जो होता है चिंतन वाला, अमूर्त वाला, प्रतिज्ञापन चिंतन, ये तो चिंतन वाले सारे जो होते हैं वो अमूर्त के हैं। तो राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन को अगर आप एक बार पूरा पढ़ लोगे ना तो आपको इसके आंसर जरूर मिल जाएंगे किसी भी क्वेश्चन के। ये बहुत आसान टेक्निक है सीटेट को निकालने की, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है। निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो सिंपल सी बात है, नैतिक विकास के सिद्धांत पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, अपारंपरिक नाम का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया। कोहलबर्ग ने कितने सिद्धांत दिए हैं? एक सिद्धांत दिया नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें नैतिकता के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 3 तरीके के स्टेजेस बताए। पहला पूर्व पारंपरिक जो 4 से लेकर के 10 होता है, दूसरा होता है पारंपरिक जो कि 10 से लेकर के 13 होता है, और चौथा है तीसरा है आपका 13 से लेकर के एबव, ऊपर तक के लिए। इसमें भी 2 उन्होंने चरण बताया, एक दंड और पुरस्कार, दंड और आज्ञा का, इसमें बताया अहंकार का, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी 2 बताएं, ये जैसे कि लेबल है, लेबल में भी 2 पार्ट बताए हैं इन्होंने। अब इसमें भी 2 बताया था उन्होंने, एक बताया था गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, और यहाँ पर सोशल
सोशल क्या था ये, सोशल व्यवस्था को क्या बोलते हैं यार, सोशल अरेंजमेंट कर लो यार, सोशल व्यवस्था की बात की गई थी। जैसे कि कभी भी कोई भी सोशल में जैसे भी जो भी चीजें होंगी, जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, वो सारी चीजें मानी जाएगी। तो ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था गुड बॉय गुड गर्ल, ये चौथा था। पांचवे में बात करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर सोशल सोसाइटी में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, जैसे रेड लाइट को तोड़ देना जब किसी की जान को खतरा हो, तो वो जो होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, और कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी तोड़ा जा सकता है। इसीलिए सोशल में सोसाइटी में अगर कोई भी ऐसी चीज है जो अनैतिक है, जो कि गलत है, रूढ़िवादिता है जो चली आ रही है, जैसे औरतों के घर के बस रोटियां ही बेलनी है, ऐसा है तो उसको तोड़ो और नई चीजों को लेकर के आओ, क्योंकि समय चेंज हो रहा है तो उन सभी चीजों को भी चेंज करना है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में चीजें जो खराब है उसको समाज में चेंज कर दिया जाता है। और छठवा होता है यूनिवर्सल, जिसमें सार्वभौमिकता, जिसमें अगर आपको लगता है कि इस चीज से हमारा देश की रक्षा हो सकती है, जैसे ये नैतिकता किसके अंदर होती है, हमारे जवानों के अंदर होती है जो बॉर्डर पे होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर युद्ध हुआ तो अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों को बचाने के लिए, कि हमारे ऊपर कब्जा ना हो जाए, हमारे ऊपर कोई रूल ना कर ले, वो अपनी जान की कुर्बानी भी दे देते हैं। ये वाले जो नैतिकता है सबके अंदर नहीं होती है। ठीक है, दो लोगों से 2 रुपए 4 रुपए तो जेब से निकलते नहीं है। लोग तो लाइक तक नहीं करते हैं दोस्त, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं कि लाइक करेंगे तो पैसा कमा लेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो ये पॉपुलर हो जाएगा। होता है ये सारी चीजें, लेकिन ये नैतिकता जिसके अंदर होती है ना, वो सबके लिए सोचता है, भले कुछ भी हो जाए वो सबके लिए अच्छी चीजें ही सोचता है, वो होता है यूनिवर्सल। ठीक है, वो 6 लेवल का नैतिकता इन्होंने बताया था कि हर एक इंसान के अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर सेकंड। चीजें समझ में आई। चलिए अगला देखेंगे, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावाद सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहता हूं कि कुछ हम लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें सामाजिक संरचना सिद्धांत को भी यहां पर शामिल कर लिया जाए, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, सामाजिक संदर्भों पर मतलब समाज को लेकर के जो शिक्षण अधिगम है उस चीज की अभिकल्पना करना। ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन, दूसरा है गहन अवलोकन करना। अवलोकन करना बहुत अच्छी चीज है। अगर मान लीजिए आपका लड़का है या फिर आपके घर में कोई आपके भतीजा भतीजी हैं, उसकी आप अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि वो डेवलप कैसे कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो वैसे ही जब आप टीचर बनेंगे, अपने विद्यार्थियों को अवलोकित करेंगे ना कि ये बच्चा जो है किस तरीके से सीखता है, कहाँ कमी रह गई, तो इससे बच्चे का विकास होगा। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का, यहाँ पर देखिए मानकीकृत परीक्षाओं की बात की जा रही है। स्टैंडर्ड, बहुत गलत बात है, स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि एक पिताजी हैं, ये पिताजी हैं किसी के, और इनके 2 बच्चे हैं नन्हे नन्हे से। ठीक है, 2 बच्चे हैं नन्हे नन्हे से। अब एक बन गया डॉक्टर, तो अब बार बार कहेंगे देख तेरा बड़ा भाई डॉक्टर बन गया, तू नालायक रह गया, तू नालायक रह गया, उसके जैसे पढ़। वो 10-10 घंटे पढ़ता था, 12-12 घंटे पढ़ता था। मतलब कि एक बेटे ने कुछ किया तो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि तू भी ऐसा कर। बहुत गलत बात है। हर एक बच्चा अलग अलग होता है, उस बच्चे से पूछिए उसको क्या करना है, क्या कर सकता है। अगर कुछ नहीं कर सकता तो दुनिया में आया है तो उसको जीने तो दो यार, जरूरी थोड़ी हर इंसान कुछ करेगा ही। इस चीज को तो कोई समझता ही नहीं है। अगर वो कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन देखो अगर पृथ्वी पे है तो कोई ना कोई चीज उसके काम की है, तभी वो पृथ्वी पर है। और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम आता है। तो इसलिए किसी को यूजलेस मत समझो यार कि वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन गया तो क्या हो गया, आप बुढ़ा जाओगे, आपकी जो स्थिति हो जाएगी बुढ़े होने के बाद, क्या वो डॉक्टर बच्चा आकर के आपकी मदद कर सकता है, किसी चीज की गारंटी नहीं है। लेकिन माँ बाप यही कहते हैं कि हम बच्चों की भलाई के लिए ये चीज को कहते हैं, लेकिन भलाई के लिए कहना, लेकिन इस तरीके से टॉर्चर करना, क्योंकि जीवन के जो अच्छे पल है ना, ये लेकर के 20 से लेकर के 30-35 साल तक ही होते हैं, और इसको भी टेंशन में गुजार दिया तो क्या जिया जिंदगी यार। जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए, कब कुछ भी हो सकता है ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए मानकीकृत परीक्षाओं से बिल्कुल बचिए, और वो सारी चीजें कीजिए जो प्रैक्टिकल हो। आवश्यकता के अनुसार उन्हें पाड़ दीजिए। पाड़ मतलब कि स्कैफ फोल्डिंग, मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी, कि बताया मैंने आपको पहले भी कि स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है। जब कोई चीज आप करते हो, यहां पर आप कोई चीज कर सकते हो, जैसे आप 2 ईंटा उठा सकते हो। ठीक है, आप 2 ईंटा उठा सकते हो, आपके पापा ने बोला कि मुझे 4 ईंटा लेकर के आ, जल्दी लेकर के आ 4 ईंटे। ठीक है, 2 ईंटा उठा रहा है, 4 ईंटे जल्दी लेकर के आ। अब 2 ईंटा आप उठा सकते हो, 4 उठाना है, 2 नहीं उठ पाएगा आपसे, तो आपने क्या कहा, दोस्त आजा जल्दी फटाफट।
4 ईंटें लेकर के जाने हैं, तो 4 ईंटें आपने उठा लिए, थोड़ी सी मदद किसने कर दी, आपके दोस्त ने कर दी। तो जो थोड़ी सी मदद आपके दोस्त ने करी ना, वो क्या दिया आपको, पहाड़। तो जब भी कोई भी थोड़ी सी आपको मदद दे देता है तो उसको पहाड़ कहा जाता है। तो आवश्यकता है के हिसाब से किसी को पहाड़ दे देना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप भी, आपको कभी लगे कि किसी इंसान को पहाड़ देना चाहिए, किसी इंसान को हेल्प करनी चाहिए, तो वो कर देना चाहिए अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो। इससे मना नहीं करना चाहिए, ये नैतिकता है, इस चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सामाजिक में, समाज में जो है ना, इन सभी चीजों को लेकर के एक समाज बनता है। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 जो होगा ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से मुलाकात करते हैं।